Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss another problem that has been asked in the GATE Computer Science and Engineering 2020 exam. And this problem is also related to the computer organization architecture. Now first we'll discuss what is the problem and then we'll discuss the solution in detail. So first the problem. Consider a non-pipeline processor. एक non-pipeline processor consider करने के लिए कहा गया है विच इज़ ऑपरेटिंग एट 2.5 गीगाहर्ट्ज, जो कि कितने पे गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है? 2.5 गीगाहर्ट्ज। इट टेक्स 5 क्लॉक साइकिल्स टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। कितनी क्लॉक साइकिल ले रहा है कंप्लीट करने में? जो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है 5 क्लॉक साइकिल ले रहा है अपने इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। नाउ यू आर गोइंग टू मेक ए 5 स्टेज पाइपलाइन आउट ऑफ दिस प्रोसेसर। हमें इस प्रोसेसर को यूज़ करके 5 स्टेज की पाइपलाइन बनानी है। Now overhead associated with pipelining forces you to operate the pipeline processor। जो पाइपलाइनिंग के साथ ओवरहेड्स हैं उनकी वजह से ये जो पाइपलाइन प्रोसेसर है ये कितने गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है? 2 गीगाहर्ट्ज पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर था वो तो आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है, और जब पाइपलाइनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से ये क्या करता है, जो ओवरहेड्स होते हैं उसकी वजह से पाइपलाइन प्रोसेसर कितनी फ्रीक्वेंसी वर्क करेगा? 2 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा, यानी कि नॉन पाइपलाइन के कंपैरेटिवली कम फ्रीक्वेंसी वर्क करेगा। नाउ इन ए गिवन प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में एज्यूम दैट 30% आर मेमोरी इंस्ट्रक्शन। किसी प्रोग्राम में दिया गया है कि 30% जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी इंस्ट्रक्शन हैं, 60% आर ALU इंस्ट्रक्शन, 60% अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंस्ट्रक्शन हैं, एंड द रेस्ट आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। और रेस्ट क्या है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। तो रेस्ट कितना हुआ? 30%, 60%, तो ये रेस्ट कितना होगा? रेस्ट आपका होगा 10%। जो रेस्ट आपके निकल के आए दैट विल बी 10%, यानी 10% इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे आपके? ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब कह रहा है कि ये जो 30% आपके मेमोरी इंस्ट्रक्शंस थे इनमें से भी जो 5% ऑफ द मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस में 30% मेमोरी, 60% ALU और 10% आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। अब जो 30% मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके भी, उसमें से भी 5% जो मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं दैट कॉजेज स्टॉल्स ऑफ 50 क्लॉक साइकिल। 5% ऑफ द मेमोरी इंस्ट्रक्शन इनमें से भी ऐसे हैं 30% में से जो क्या कहते हैं? कॉज स्टॉल्स ऑफ 50 क्लॉक साइकिल ईच ड्यू टू द कैश मिस। और 50% ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितने थे आपके? 10%। 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन के आधे, यानी कि 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन उनका भी 50% ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉजेस स्टॉल्स, ये भी स्टॉल कॉज कर रहे हैं 50%। कितने का? 2 साइकिल्स ईच। इसमें 50 क्लॉक साइकिल थी, इसमें 2 क्लॉक साइकिल ईच। ठीक, अभी देख लेते हैं। एज्यूम दैट देयर आर नो स्टॉल्स एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ALU इंस्ट्रक्शन। ये जो ALU इंस्ट्रक्शन थे 60%, इनमें कोई भी स्टॉल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी मेमोरी में आ रही है, 5% मेमोरी इंस्ट्रक्शंस में आ रही है, 95% मेमोरी इंस्ट्रक्शंस में नहीं आ रही है, 50% ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में आ रही है, यानी कि बाकी रिमेनिंग जो 50% ब्रांच इंस्ट्रक्शन उनमें नहीं आ रही है, और जो आपके ALU इंस्ट्रक्शंस है उनमें स्टॉल्स वाली दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। नाउ फॉर दिस प्रोग्राम द स्पीड अप अचीव्ड बाय द पाइपलाइन प्रोसेसर ओवर द नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर इज, दैट इज राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल। आपको क्या निकालना है? स्पीड अप रेशियो निकालना है नॉन पाइपलाइन का ओवर पाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? पहले हम निकालना क्या है आपको, अब इसके जब सॉल्यूशन पे हम आते हैं तो सॉल्यूशन में निकालना क्या है आपको? यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड अप रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्पीड अप की डेफिनेशन क्या है? स्पीड अप S equal to the performance of the non-pipeline processor।
डिवाइडेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर। जो स्पीड अप रेशियो निकालते हैं वो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर की डिवाइड करते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस से। अब ये परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर डिवाइडेड बाय द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर। क्लियर? परफॉर्मेंस मीन्स एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम, कितना कितना लग रहा है दोनों में। अब एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या है? एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो कहता है क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस इनटू साइकिल टाइम। यानी एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीपीआई यानी कि क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इनटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम किसका? पाइपलाइन का। फॉर्मूला सेम ही होगा, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस इनटू साइकिल टाइम। तो ओवरऑल जो हमारा स्पीड अप का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन सीपीआई इनटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय द सीपीआई ऑफ नॉन पाइपलाइन इनटू साइकिल टाइम। तो हम यहाँ तक पहुँच गए अपने फार्मूले में, ठीक है, कि दोनों का सीपीआई इंटू साइकिल टाइम और सीपीआई इंटू साइकिल टाइम, नॉन पाइपलाइन का और पाइपलाइन का, उसको अगर हमें पता लग जाए तो हमारे पास स्पीड अप रेशियो निकल आएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जो प्रॉब्लम दे रखी थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये स्टॉल्स। ये स्टॉल क्या चीज़ होती है? ठीक है, उस पर आते हैं। ए पाइपलाइन स्टॉल्ड इज ए डिले in the execution of an instruction in order to resolve a hazard. A hazard in pipelining prevents the next instruction from executing during its designated clock cycle. स्टॉल ने तो कहा डिले हो रहा है हजार्ड की वजह से, और हजार्ड क्या कह रहा है? हजार्ड कह रहा है कि मैं इस वो प्रॉब्लम हूँ जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिले जो हो रहा है वो तो स्टॉल है, और डिले किस वजह से हो रहा है? हजार्ड की वजह से। और ये हजार्ड क्या है? हजार्ड आपका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को उसके टाइम में पूरा नहीं होने दे रहा। लेकिन ये क्या चीज़ है जो प्रोग्राम को पूरा नहीं होने दे रही? यानी कि हजार्ड क्या चीज़ है अगर हम डिटेल में जाएं तो? हजार्ड आपका बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है आपका डेटा हजार्ड, ठीक है, एक होता है आपका कंट्रोल हजार्ड, और एक आपका होता है स्ट्रक्चरल हजार्ड। जो आपका डेटा हजार्ड है वो ये कहता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, या कह सकते हैं कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है? प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर। पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है? एक साथ कई इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, और ये डेटा हजार्ड कब आएगा? कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इंस्ट्रक्शन का उसमें जो कैलकुलेशन है या उसका जो रिजल्ट है वो पुराने वाले का जब रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तब उसके रिजल्ट से ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगा या ये कैलकुलेशन पूरी हो पाएगी। इसका मतलब क्या है? डिले प्रोड्यूस होगा। हजार्ड क्या कह रहा है? एक प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए डिले कब तक करना पड़ेगा? जब तक कि पिछला वाला इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जा रहा, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा तभी आपका ये इंस्ट्रक्शन हो पाएगा। तो ये तो डेटा हजार्ड की वजह से डिले हो गया। दूसरा आता है आपका स्ट्रक्चरल हजार्ड। स्ट्रक्चरल हजार्ड में ये कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, और अब एक अगला इंस्ट्रक्शन आ गया पाइपलाइनिंग में, वो भी चाह रहा है उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना, रिसोर्स को यूज़ करना, और रिसोर्स आपका एक है। 2 इंस्ट्रक्शन या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक यूज़ कर रहा है रिसोर्स का, दूसरा और आ गया, उसने कहा मुझे भी ये रिसोर्स चाहिए। अब रिसोर्स तो एक है, दोनों यूज़ कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो वेट करेगा कब तक? जब तक कि पहला वाला इंस्ट्रक्शन उस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर देगा। इसका मतलब यहाँ भी डिले आएगा। ठीक है, तो ये आपका किसके अंडर आता है? स्ट्रक्चरल हजार्ड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपका होता है कंट्रोल हजार्ड, जिसकी वजह से आपका डिले हो सकता है। कंट्रोल हजार्ड क्या है? कंट्रोल हजार्ड क्या है कि जब भी कोई ब्रांच कंडीशन या जंप कंडीशन आती है उस समय प्रोड्यूस होता है।
नॉर्मली क्या है, अगर ब्रांचिंग नहीं है, जंप कंडीशन ही है, इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 अगले एड्रेस से एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन जब जंप कंडीशन आती है, ब्रांच कंडीशन आती है, तो सिस्टम को चेक करनी पड़ती है कंडीशन, ब्रांच होगा या ब्रांच नहीं होगा। तो इमीडिएटली उसमें भी क्या लगता है, सम डिले, उसमें भी कुछ क्या होगा, टाइम लगेगा। वो टाइम क्या कहलाएगा, स्टॉल। और वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, हजार्ड। ठीक है, तो 3 तरह के हजार्ड हैं जिनकी वजह से आपका डिले प्रोड्यूस होता है, और वो डिले आपका क्या कहलाता है, स्टॉल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल स्टॉल क्या कह रहा है, स्टॉल कह रहा है कि जो एक आइडियली किसी भी इंस्ट्रक्शन को 1 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हम कहें कि आइडियली किसी भी इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइनिंग में कितनी क्लॉक साइकिल लगनी चाहिए, तो एक इंस्ट्रक्शन को 1 क्लॉक साइकिल लगनी चाहिए आइडियली। क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए। लेकिन लगता कितना टाइम है, 1 से ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि स्टॉल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिले होता है ड्यू टू हजार्ड। ठीक, तो आइडियल क्लॉक पर साइकिल, जो ये क्लॉक पर साइकिल है वो कितनी होनी चाहिए, पाइपलाइन वाले की। नॉन पाइपलाइनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइडियल सीपीआई ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर शुड बी 1, बट ड्यू टू द स्टॉल इट बिकम्स ग्रेटर देन 1। 1 से ज़्यादा क्लॉक साइकिल लगेंगी। ठीक है, कितनी लगेंगी वो हमारी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता लग गया स्टॉल क्या है और स्टॉल की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है और क्यों हो सकती है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, क्या क्या दे रखा है पाइपलाइन प्रोसेसर के बारे में। वो कहता है मेमोरी इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 30% हैं। एएलयू इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 60% हैं। और रिमेनिंग क्या है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 10% है। 30, 60 और 10%। ठीक, ये तो इस लाइन में कहा गया था। अब कह रहा 5% ऑफ द मेमोरी इंस्ट्रक्शन, यानी 30% जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन थे उनमें का उनका भी 5%, ये 5%, 30% का भी 5%। ठीक है, causes stalls of 50 क्लॉक साइकिल, यानी उसकी वजह से कितनी जरूरत पड़ रही है, स्टॉल्स की वजह से 50 क्लॉक साइकिल्स की जरूरत पड़ रही है एडिशनली। 50 क्लॉक साइकिल ड्यू टू द स्टॉल। ठीक, एक तो नॉर्मली चाहिए था साइकिल, लेकिन एडिशनल कितनी साइकिल की जरूरत पड़ रही है, 50 क्लॉक साइकिल्स की 5% केसेस में। और जो रिमेनिंग आपके 95% केसेस हैं, भाई 5% केसेस में तो जरूरत पड़ रही है, और जो रिमेनिंग 95% हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि उनका उसका काम कितने से चल जाएगा, 1 क्लॉक साइकिल से चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, यानी जो 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन हमारे थे पूरे प्रोग्राम में, उसका भी 50% कॉजेज स्टॉल्स ऑफ 2 साइकिल ईच। 50% वाले में भी 2 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ेगी इन एडिशन टू द नॉर्मल 1 क्लॉक साइकिल। 1 क्लॉक साइकिल के अलावा 2 क्लॉक साइकिल ड्यू टू द स्टॉल्स की जरूरत पड़ेगी। कितने परसेंट केसेस में, 50% केसेस में। इसका मतलब जो 50% नॉर्मल केसेस है उनमें कितने से काम चल जाएगा, 1 क्लॉक साइकिल से काम चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एज्यूम दैट देयर आर नो स्टॉल एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ एएलयू इंस्ट्रक्शन। जो एएलयू इंस्ट्रक्शन थे 60%, इसमें स्टॉल कोई नहीं है, यानी कि हर इंस्ट्रक्शन सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होगी। हर इंस्ट्रक्शन को कितना सिर्फ चाहिए, 1 क्लॉक साइकिल चाहिए, उसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पाइपलाइन प्रोसेसर में सीपीआई निकालने का तरीका क्या है, जो सीपीआई निकालेंगे हम पाइपलाइन प्रोसेसर, वो कैसे निकलेगा, एक तो क्लॉक साइकिल होगी 1, और उसके अलावा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन ड्यू टू स्टॉल। कितनी और जरूरत पड़ेगी, एक तो होगी, उसके अलावा कितनी और क्लॉक साइकिल ड्यू टू स्टोर आपको जरूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब CPI-P ये पहले निकालते हैं, क्योंकि हमें इसी में सबसे बड़ी दिक्कत है CPI ऑफ P, पाइपलाइन वाले का जो क्लॉक पर साइकिल निकलेगा जिसमें स्टॉल की प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, निकालते हैं। अब क्या कह रहा है वो, 30% क्या है भाई, यही तो निकालना है क्लॉक वाले में, ये निकाल रहे हैं इस समय, CPI ऑफ P। तो वो क्या कह रहा है, 30% क्या है मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, तो 0.3 30%। अब इन 30% में भी 50 जो 5% है, जो 30% मेमोरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें भी क्या कह रहा है, 5% में 50 स्टॉल्स क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ेगी अलग से। तो जो 5% है, 5% मतलब 0.05, अगर 5% को निकालें, उनमें कितनी जरूरत पड़ रही है, 50 क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल चाहिए और 50 क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा चाहिए। 5% केसेस में 1 + 50 एक्स्ट्रा, तो बचे कितने केसेस, 95% केसेस। तो 95% का मतलब 0.95, उसमें कितनी जरूरत पड़ रही है, एक क्लॉक साइकिल की, ये एक साइकिल 95% केसेस में एक क्लॉक साइकिल से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो 5% केसेस थे उसमें 50 क्लॉक साइकिल इंस्टॉल की वजह से और एक नॉर्मल। ठीक है, ये किसका निकल गया हमारा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेमोरी वाला, ये मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के लिए CPI निकाल लिया। अगला क्या कहता है, ALU इंस्ट्रक्शंस। ALU कितना है, 60%, यानी कि 0.6। इनको कितनी क्लॉक साइकिल चाहिए, 1 क्लॉक साइकिल चाहिए, इंटू 1 कर दिया। अब आते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पे। ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितने परसेंट है, 10%, यानी कि 0.1। 10% का मतलब कितना हुआ, 0.1। 10% का भी 50%, 10% और उसका भी 50%, यानी कि 0.5। जो 50% है उनको कितनी जरूरत पड़ रही है, 2 स्टॉल साइकिल्स, एक नॉर्मल और 2 और क्लॉक साइकिल, एक नॉर्मल और 2 और क्लॉक साइकिल। 2 क्लॉक साइकिल की एडिशनल जरूरत पड़ेगी, तो 1 + 2। ठीक है, कितने केसेस हैं, 50% केसेस में, 0.5 वाले केस में। और बाकी जो रिमेनिंग 50% केसेस हैं उनमें कितनी जरूरत पड़ रही है, सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही है। यानी क्लॉक पल्स साइकिल पाइपलाइन प्रोसेसर के केस में ये मेमोरी के लिए निकल आया हमारा, ये ALU के लिए निकल आया, और ये हमारा किसके लिए निकल आया, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए निकल आया। पूरा कैलकुलेट किया तो हमारी कितनी क्लॉक साइकिल निकल आई, 1.85 क्लॉक साइकिल। ठीक है, यही इसमें मेनली जो पूरी प्रॉब्लम है वो इसी की चारों तरफ रोटेट कर रही है कि ये निकालना। 1.85 क्लॉक साइकिल हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या क्या निकालना रह गया, CPI NP, साइकिल टाइम NP और साइकिल टाइम P। इसको और देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं CPI, हमने पहले निकाल लिया क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेशन थी। अब आते हैं पहले इसको निकालने पे और इसको निकालने पे। साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, सीधा फॉर्मूला है साइकिल टाइम क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका रिवर्स, 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी। किस केस में, नॉन पाइपलाइन केस में। 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, नॉन पाइपलाइन के केस में 2.5 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज 10⁹। ये कितना आ गया, 0.4 नैनोसेकंड। यानी क्लॉक जो साइकिल टाइम है ये वाला नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए कितना आ गया, 0.4 नैनोसेकंड आ गया। ठीक है, अब इसके लिए CPI कितनी होगी, CPI फॉर नॉन पाइपलाइन। भाई दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, CPI ऑफ नॉन पाइपलाइन, CPI ऑफ नॉन पाइपलाइन। तो क्लॉक पर साइकिल नॉन पाइपलाइन के केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितने इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, 5 क्लॉक साइकिल्स की। भाई नॉन पाइपलाइन के केस में इतनी फ्रीक्वेंसी और 5 क्लॉक साइकिल चाहिए इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, 5 स्टेज का बनाना है, यानी कितनी साइकिल लगेंगे, 1 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लगेगी, 5 क्लॉक साइकिल में आपका काम भी। यानी CPI फॉर द नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर इज 5 क्लॉक साइकिल। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए 5 क्लॉक साइकिल से काम चल जाएगा तो नॉन पाइपलाइन। अब क्या चीज़ रहेगी, ये आपने निकाल लिया, बचा रह गया साइकिल टाइम फॉर पाइपलाइन प्रोसेसर। तो साइकिल टाइम के लिए पाइपलाइन प्रोसेसर में क्या फॉर्मूला होता है, 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 1 देखिए ओवरहेड की वजह से जो पाइपलाइन प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी वर्क कर रहा है, 2 गीगाहर्ट्ज पर। जो पाइपलाइनिंग प्रोसेसर है ये किस फ्रीक्वेंसी वर्क कर रहा है, 2 गीगाहर्ट्ज। यानी पाइपलाइन के लिए साइकिल टाइम क्या निकलेगा, 1 फ्रीक्वेंसी। पाइपलाइन के केस में 2 गीगाहर्ट्ज, 1/2 × 10⁹ गीगाहर्ट्ज में लिख लिया। ये कितना आ गया, 0.5 नैनोसेकंड आ गया। यानी आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, चारों चीज़ें निकालनी इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब वैल्यू रख देते हैं, CPI NP 5, ये रहा 5।
हमें क्या निकालना, क्या है, स्पीड अप रेशियो। उसके बाद क्या है, साइकिल टाइम ऑफ एनपी। साइकिल टाइम ऑफ एनपी कितना है, 0.4 नैनो सेकेंड, 0.4 नैनो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीपीआई ऑफ पी। सीपीआई ऑफ पी ये कितना है, 1.850। फिर क्या है, साइकिल टाइम ऑफ पी, साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन ये कितना है, 0.59 सेकेंड, 0.5 नैनो सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई किया 0.925, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका स्पीड अप रेशियो कितना आ जाएगा, 2.16। So this is the final speed up ratio of non-pipeline processor over pipeline processor. Okay. So now I hope you understand how we will solve this numerical. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.